में फैशन शो। शहर की फैशन डिजाइनर रितु की शादी गांव के जमींदार शेर सिंह से हो जाती है। लेकिन शहरी कामकाजी रितु का गांव में मन नहीं लगता। क्या सासू माँ, ये गांव में तो कुछ नहीं है, मेरा दिल ही नहीं लगता यहाँ, क्या करूँ मैं। अरे बेटा, जहाँ पति का कारोबार बीवी तो वही अच्छी लगती है ना। अब हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि गांव में मेरे बेटे लायक लड़की ही नहीं मिली। अरे माँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि क्या करूँ जिससे मेरा थोड़ा दिल लगे। अरे बेटा, मैं भी शहर की थी। यहाँ आकर मैंने गांव में स्कूल खोल लिया। बच्चों को पढ़ाती थी तो मन लग जाता था। तू भी कुछ देख ले जिससे गांव की बहू बेटियों का भला हो जाए और तेरे जमींदार ससुर जी का नाम भी हो जाए। रितु क्या करती, फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़ों को गांव की औरतों पर कैसे ट्राई करती। लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है डार्लिंग, बड़ी जल्दी उठ गई। और ये हाथ में फेविकॉल और कागज, कहाँ जा रही हो? मैंने सोच लिया है कि मैं अपना फैशन बुटीक खोलूंगी। गांव की औरतों को सजा धजा कर फैशन शो करूंगी और यहाँ की औरतों को भी शहर के फैशन से वाकिफ करवाऊंगी। फैशन और यहाँ की औरतें, अरे इन लोगों को तो बस चूल्हा चौका आता है। खाली समय में एक दूसरे के सर से जुएं निकालती हैं या फिर अचार पापड़ बनाती है। इन लोगों के बस की नहीं है फैशन को समझना। लेकिन रितु मानती नहीं। वो पूरे गांव में पोस्टर चिपका देती है कि किसी को भी नए डिजाइन के कपड़े पहनने का शौक है तो जल्दी जमींदार की बहू से मिले। लेकिन रितु की दुकान में 2 दिनों तक तो कोई आता ही नहीं। पर एक दिन, अरे कमला, क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये पुतला देख रहा है दीदी। क्या दिख रहा है इसमें ऐसा? अब देखो तो दीदी, ये पुतला मेरे जैसा ही है ना, पतला दुबला लंबा, बस मैं काली और ये गोरा। तू ये बता, इस पुतले के कपड़े तुझे कैसे लग रहे हैं? अरे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है दीदी, लेकिन तू ना बस कल इसी समय आ जाना और अपने जैसी 2-3 और को भी ले आना। अगले दिन कमला 2 लड़कियों को लेकर आ जाती है। रितु उन लोगों को अपने हाथ के सिले कपड़े पहनाती है और घर भेज देती है। उन लोगों को गांव की दूसरी औरतें भी देखती हैं। और फिर क्या, अगले दिन रितु जब दुकान खोलती है तो सामने बहुत सी औरतें उसके बनाए डिजाइनर कपड़े पहनने को तैयार खड़ी होती हैं। तुम लोगों को कपड़े के साथ ही हल्के मेकअप और स्किन केयर की भी क्लास देनी पड़ेगी। रितु गांव की औरतों को फैशन का ज्ञान देने में लग जाती है। एक दिन रितु का पति कहता है, अरे रितु, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या लिखा है? अरे लिखा है गांव में होगा अब फैशन वीक। अरे हाँ, कल ना कोई फ़ोन आया था मीडिया वालों का, तो मैंने भी बोल दिया कि फैशन शो तो अब गांव में होगा। लग रहा है उसी की खबर बना दी है। तभी रितु को एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं काम्या बात कर रही हूँ लुक में फैशन वीक से। हम लोगों ने आपका काम देखा। हम शहर वर्सेस गांव का फैशन थीम में एक फैशन शो आपके गांव में करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी मॉडल्स के साथ शो में हिस्सा ज़रूर लूँगी। बस अब क्या था, वो दिन भी आ जाता है जब रितु की गांव की गोरी शहर की छोरी के साथ स्टेज शो में हिस्सा लेती हैं। शो के बाद, अरे आपकी वो जो कलेक्शन है ना, मैं उसकी पूरी सीरीज खरीदना चाहती हूँ। सच में आपने वो कपड़े डिजाइन करे जो आज के लोग आसानी से घर और बाजार में पहन सकते हैं। और बजट में भी है। हम भारतीयों के लिए तो ये डिजाइन बेस्ट है जी। वैसे आपने क्या सोचकर ये कपड़े बनाए और आप इसे कितना आगे और लेकर जाना चाहती हैं? औरतें और फैशन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये किसने कहा कि गांव की औरतों को डिजाइनर कपड़े पहनने का हक नहीं? मेरा मानना है कि शौक सभी औरतों में होता है। ज़रूरत है तो बस उसे जगाने की, उनके हिसाब और बजट के कपड़ों की जो मैंने बनाए और सबको पसंद भी आए। अब रितु का गांव हर जगह प्रसिद्ध है, ना सिर्फ रितु के लिए
बल्कि वहां की औरतों की फैशन के लिए भी। पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा, ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं? ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ। तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनके बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा। अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है।
और फिर कहीं नौकरी कर लो ना। क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगी? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का, या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता, उनका? नहीं नहीं पापा, अ, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है। शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की, बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में? और तो क्या हो गया?
शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद, शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। अब मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आप, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।